नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक फिनिश हुआ और अब हम प्रवेश कर गए हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कल की क्लास में आपको मैंने एक तो डेटा लिखवाए थे, जिसमें इंडस्ट्री का जीबीए में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 30.9% आपको मैंने कल लिखवाया था। और दूसरा, इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ रेट, तो 9.5% अभी इसकी ग्रोथ रेट रही है। फिर मैंने आपको आईआईपी के बारे में डिस्कस किया था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, और कितने आइटम्स होते हैं, कितने क्षेत्रों के होते हैं, कोर इंडस्ट्री क्या होता है, इस पे भी हमने चर्चा की थी। अब हम आज की क्लास में देखेंगे अगला टॉपिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है अपना औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति, तो आज का अपना टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति। देखो, यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है औद्योगिक नीति वाला। तो सबसे पहले तो यह है कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम किसको कहते हैं, औद्योगिक नीतियां होती क्या हैं, और मुख्यतः हमें कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ना है। औद्योगिक नीति जो होती है, ये क्या होती है, तो किसी भी देश के अंदर जो उद्योग हैं उसकी स्थापना कैसे होगी, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उद्योगों का विकास कैसे हो, इसको लेकर के एक जो ड्राफ्ट होता है, रूपरेखा होता है, प्लान होता है जिसमें, ठीक है, या उद्योग के लिए जो सरकार के रूल रेगुलेशन होते हैं, इनको बताने वाली जो पॉलिसी है उसको औद्योगिक नीति कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन मेड फॉर टाइम टू टाइम टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारे देश में भी सरकार क्या करती है कि उद्योगों के विकास के लिए समय समय पर औद्योगिक नीतियां बनाती है, उनमें संशोधन भी करती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या करती है, एक प्लान, एक रूपरेखा इंडस्ट्री के लिए प्रस्तुत करती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रेजेंट द प्लान ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, यानी किसी भी देश में विकास कैसे होगा उद्योगों का, इसका प्लान वो प्रस्तुत करती है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से उद्योगों को एक स्पीड मिलती है, गति मिलती है, और दिशा प्रदान होती है कि किस डायरेक्शन में आपके उद्योग जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक नीतियां हैं ये कब से बनना शुरू हुई, और मुख्यतः हमें इसमें पढ़ना है 1948, 1956, और जो नई औद्योगिक नीति या तीसरी औद्योगिक नीति 1991 है, 1991 वाली, वो हमें देखना है। तो चलिए हम एक इसमें बेसिक सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि ये जो औद्योगिक नीति है, ये औद्योगिक नीतियां जो है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या करती हैं, किसी देश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास का प्लान प्रस्तुत करती है। पहली बात तो ये है कि किसी भी देश में इंडस्ट्री जो होती है उनके विकास का ये प्लान प्रस्तुत करती है कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे होगा। दूसरा, औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास को गति और दिशा प्रदान करती है। ये औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति, स्पीड एवं दिशा प्रदान करती है। ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती है ये क्या करती है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी भी देश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र का विकास कैसे होगा इसका एक प्लान, एक ड्राफ्ट, एक रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। दूसरी बात, औद्योगिक नीतियां किसी भी देश के अंदर जो उद्योगों का विकास होना है उसको गति प्रदान करती, स्पीड अप करती हैं और उसको एक डायरेक्शन प्रस्तुत करती हैं कि कैसे उद्योग होंगे, कौन लगाएगा, कितना निवेश होगा, विदेशी निवेश आएगा कि नहीं आएगा, ये सब प्रस्तुत करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसीलिए हम टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज प्रेजेंट्स द प्लान ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री and industrial policy provides speed and direction to the industrial development in any country। अब हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक नीतियां हैं अब तक कितनी बार बनाई जा चुकी हैं, तो हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक नीतियां अब तक 3 बार बनाई जा चुकी हैं। पहली बनी थी 1948 की औद्योगिक नीति, दूसरी 1956 की औद्योगिक नीति और तीसरी 1991 की औद्योगिक नीति। तो भारत के अंदर जो औद्योगिक नीतियां बनी हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी है भारत में, वो कौन कौन सी हैं? तो भारत में अब तक 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हैं, फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और थर्ड इंडस्ट्रियल, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये कब आई, तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई, 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आई और तीसरी औद्योगिक नीति 1991 को प्रस्तुत की गई, 1991 में इंट्रोड्यूस की गई। तो भारत में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां आई हैं? 3 औद्योगिक नीतियां भारत में प्रस्तुत की गई है। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंट्रोड्यूस की। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई थी और तीसरी आई थी 24 जुलाई 1991 को। अब देखो, ये जो औद्योगिक नीतियां हैं इसके बारे में मैंने आपको समझाया कि ये एक डायरेक्शन प्रस्तुत करती हैं कि हमारे उद्योग कैसे चलेंगे, एक प्लान होता है, स्पीड देती हैं। तो एक तो ये हमें पता चलता है। दूसरा कि इन औद्योगिक नीतियों से हमारे उद्योग जो हैं उनको विकास, उनका डेवलपमेंट जो है उसको स्पीड अप भी मिलता है। तो हम देखते हैं कि भारत की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पहले एक बार इनका मोटा मोटा अध्ययन करेंगे तुलनात्मक रूप से तीनों का एक साथ, उसके बाद में हम इनके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, एक एक पॉलिसी उठाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, पहली औद्योगिक नीति, ये जारी कब की गई, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 1948 में जारी की गई। ठीक है, अब इनका तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे तीनों औद्योगिक नीति का। तो भारत की जो औद्योगिक नीतियां हैं, भारत की औद्योगिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने कहा कितनी औद्योगिक नीतियां अब तक आई है हमारे देश में? 3 आई है। एक आई 1948 की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दूसरी हमारे देश के अंदर कब इंट्रोड्यूस की गई, तो 1956 की सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और तीसरी औद्योगिक नीति जो हमारे देश की है वो कौन सी है, तो 1991 की थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये 3 औद्योगिक नीति हमारे देश में अब तक प्रस्तुत की गई है। अब दोस्तों, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है कि भाई एक साथ हम देख लें कि हैं क्या, उसके बाद में हम एक एक को उठाएंगे। तो पहले देखो, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है
ये जारी कब की गई? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 6 अप्रैल 1948 को। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 6 अप्रैल 1948 को। ये जो है इसको कब जारी किया गया? तो इसे अप्रैल 1956 में जारी किया गया। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 24 जुलाई 1991 को। 24 जुलाई 1991 को कब जारी किया गया? 24 जुलाई 1991 को। अब फिर आता है कि भाई मॉडल, तो इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जारी किया था। इसको किसने किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एसपी मुखर्जी, भारत के तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मॉडल। दूसरी है, इसको नाम दिया जाता है नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या नाम दिया जाता है? नेहरू महालनोबिस मॉडल। नेहरू महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल। नेहरू जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है उन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ा नेहरू महालनोबिस मॉडल। और ये जो तीसरी औद्योगिक नीति है, थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये जानी जाती है राव मनमोहन मॉडल के नाम से। क्या? राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल के नाम से, क्योंकि राव मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी तत्कालीन वित्त मंत्री जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया, इसलिए दोनों के नाम से क्या पड़ी? राव मनमोहन मॉडल। तो पहला जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ 6 अप्रैल 1948 को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए उसका नाम पड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मॉडल। दूसरी 1956 में, और इसका ड्राफ्ट बनाया था प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो कि भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और सांख्यिकी के जनक भारत में। सीएसओ जो संस्था हुआ करती थी, अब जिसका नाम एनएसओ कर दिया, उसके फाउंडर थे। और तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समय इंट्रोड्यूस किया, तो नाम पड़ा राव मतलब नेहरू महालनोबिस मॉडल। और तीसरी जो औद्योगिक नीति है ये इंट्रोड्यूस किया था राव मनमोहन सिंह, राव मनमोहन मॉडल के नाम से। तो राव यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी, और मनमोहन मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी। तो दोनों के नाम से क्या पड़ा? राव मनमोहन मॉडल। अब दोस्तों ये जो पहली औद्योगिक नीति है जो कि 1956 में आई थी, इस औद्योगिक नीति से ये फिक्स हो गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया कि इंडियन इकोनॉमी का मॉडल क्या होगा। तो हमारा जो मॉडल है, मॉडल ऑफ इकोनॉमी, वो क्या रहेगा? मिक्स रहेगा। क्या होगा? मिक्स्ड। मॉडल ऑफ इकोनॉमी क्या रहेगा? मिक्स्ड मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा मॉडल रहेगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। यहां पे भी क्या था? तो यहां पे भी कहा मॉडल क्या रहेगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। यहां पे भी हमारा मॉडल क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी बता रहा हूं इसका मीनिंग क्या है। तो यहां पे भी हमारा मॉडल मिक्स्ड इकोनॉमी है, और यहां पे भी हमारा मॉडल क्या है? तो मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। यानी भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये कैसे पता चला? तो 1948 की जो औद्योगिक नीति है उससे हमने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बताया? मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या? तो पहले एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप सब जानते भी हैं।
कि वह अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण पूंजीपतियों का, उद्योगपति का, व्यक्ति विशेष का हो, उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन कैसे होगा, उत्पादन कौन करेगा, उत्पादन किन के लिए किया जाएगा, ये फैसले कौन लेता है? तो बाजार लेती है। और डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख के उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनका लाभ हो, जिनमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये एडम स्मिथ, आपने याद आ रहा होगा, 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन में इसका उन्होंने प्रतिपादन किया था। और इसके काउंटर में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इंट्रोड्यूस किया नई विचारधारा, वो था साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका हो? तो समाज का हो, सरकार का हो, व्यक्ति का नहीं हो। और लाभ कमाने के लिए नहीं, कल्याण करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता हो। ठीक है। और ये जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली होती है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ना कि लाभ कमाने के लिए। वेलफेयर प्रायोरिटी होती है। तो ये समाजवादी हो गई। अब अगर मान लो पूंजीवाद की भी थोड़ी विशेषता ले ले, कुछ विशेषता समाजवाद की ले लें, तो ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण पूंजीपतियों के पास भी हो और सरकार के पास भी हो, यानी इंडिविजुअल और प्राइवेट दोनों हो, दोनों के द्वारा उत्पादन किया जाए। यानी जिसमें सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी हैं, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्या हमारे देश में ऐसा था? ऐसा उस समय हुआ था। और आपको मैंने बताया था कि मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी के जनक जेएम किन्स हैं, जॉन मेनार्ड किन्स। हालांकि पहली बार दुनिया में इसको विधिवत तौर पे लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यानी हमारी भारत के द्वारा। तो यही वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसमें यह तय हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। कैसी होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कैसे? तो देखो, इस जो औद्योगिक नीति थी, इसमें उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? तो उद्योगों को बांटा गया 4 भागों में। उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? तो इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। उद्योगों को, ये जो औद्योगिक नीति है, इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। यहां पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। बांटा गया। और यहां पर भी सेम, यानी 3 भागों में उद्योगों को बांटा गया। यहां पे भी उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो पहली जो औद्योगिक नीति है, इसमें उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। इसमें जो 4 श्रेणियां थी उद्योगों की, 4 कैटेगरी थी, वो इस प्रकार से थी कि उद्योगों की जो पहली श्रेणी है, ठीक है, उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 श्रेणियों में बांटा गया। और जो पहली श्रेणी के उद्योग थे, फर्स्ट कैटेगरी के उद्योग, वो इस तरह से थे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। यानी उद्योग बांटे गए 4 श्रेणी में। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणी में। प्रथम श्रेणी के उद्योग, फर्स्ट कैटेगरी उद्योग, सेकंड कैटेगरी उद्योग, थर्ड कैटेगरी उद्योग, और फिर फोर्थ कैटेगरी, चतुर्थ श्रेणी के उद्योग। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी 4। यहां पे उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। किस तरह से? तो यहां पे फर्स्ट श्रेणी, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी
और थर्ड कैटेगरी, श्रेणी थर्ड। इसमें भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हें पूरी तीनों एक साथ याद हो जाए, तुलनात्मक साथ। बाद में एक एक को डिटेल उठाएंगे। तो ये तरीका है कि इजी वे में तुम्हें तीनों कैसे याद हो जाएंगे, ताकि तो फिर अभी तुरंत याद हो जाएंगे, है ना, कुछ टफ है नहीं। इस फर्स्ट श्रेणी के अंदर उद्योगों की संख्या कितनी है? 3 है, मतलब 3 उद्योग हैं। यहाँ पे कितने हैं? 6 उद्योग हैं। यहाँ है 18, और शेष सभी, ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्री, शेष उद्योग, ठीक है, ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन फोर्थ कैटेगरी, शेष सभी इस श्रेणी में रखे गए। और यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में है 17 उद्योग, 17, ठीक है, कितने हैं? 17 उद्योग। और यहाँ पे इसमें कितने हैं? 12 उद्योग है। फर्स्ट कैटेगरी में कितने हैं? तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने कितनों को रखा? तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने यहाँ पे रखा कितने? 17 उद्योग। फिर दूसरी श्रेणी में 12, और तीसरी श्रेणी में ऑल द रिमेनिंग, यानी शेष सभी उद्योगों को इसमें डाला। फिर अगर 91 की बात करें तो यहां पहली कैटेगरी में 3 उद्योग, दूसरी कैटेगरी में 5 उद्योग, और ऑल द रिमेनिंग वर केप्ट इनटू थर्ड कैटेगरी। शेष किस में रखे हमने? तो शेष उद्योग हमने इसमें थर्ड कैटेगरी में रखे। अब क्या मतलब है इसका? तो एक बार ध्यान से देखो। भारत की 3 औद्योगिक नीति अब तक आई है। पहली जो औद्योगिक नीति है वो कब आई? अप्रैल 1948 में, 1948 में। इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन 6 अप्रैल 1948। इस औद्योगिक नीति से यह निर्धारित हो गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। तो इसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई? मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। कैसी हुई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी कंपनी भी काम करेंगी और प्राइवेट भी काम करेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा क्या ऐसा था क्या। तो देखिए, इसमें जो उद्योग है उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणी में बांटा गया? 4 श्रेणी में उद्योगों को बांटा गया। तो जो उद्योग बांटे गए थे उसमें पहली श्रेणी में 3 उद्योग थे। फर्स्ट कैटेगरी में कितने थे? 3 उद्योग थे। और इन सभी पर केवल सरकारी कंपनी ही हो सकती है। इनमें केवल और केवल कौन कंपनी हो सकती है? सरकारी क्षेत्र की, यानी गवर्नमेंट कंपनी ही इसमें लगाई जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्राइवेट कंपनी नहीं आएंगी। तो 3 इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन दिस फर्स्ट कैटेगरी एंड ऑल इंडस्ट्रीज आर मोनोपोलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। सभी जो उद्योग थे इसमें, उन सब पे सरकार का ही केवल कंपनी खुलेंगी, सरकारी ही कंपनी होंगी, मतलब प्राइवेट नहीं होगा। तो अगर मान लो केवल सरकारी ही कंपनी रहे तो वो तो समाजवादी हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ तीनों सरकारी श्रेणी की ही हैं। तो ये हो गया एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली विशेषताएं। इसमें जैसे क्या क्या थे? तो इसमें डिफेंस इक्विपमेंट और एमिनिशन थे, यानी अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री था, न्यूक्लियर एनर्जी था और रेलवे था। तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी उद्योग थे। ये कौन से उद्योग थे? तो ये केवल सरकारी उद्योग थे, ओनली गवर्नमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? ये केवल ऐसा लग रहा है कि समाजवाद है, ठीक है। लेकिन केवल कितने उद्योग हैं ऐसे? 3 उद्योग हैं, बाकी की तो आगे देखेंगे। तो दूसरी कैटेगरी में 6 उद्योग हैं। इसमें कहा कि नए उद्योग तो केवल गवर्नमेंट लाएगी, नए उद्योग तो केवल गवर्नमेंट लाएगी। और पुराने उद्योग हैं अगर प्राइवेट सेक्टर के तो वो चलते रहेंगे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट can be made only by the government, no fresh private investment in second category. That's why we can say that here private and government both company working। यहाँ पे सरकारी भी हैं और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी हैं। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ तो प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे प्राइवेट भी है प्लस गवर्नमेंट भी है। तो इस हिसाब से प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो तो ये क्या हो गया? फिर एक तरह से
मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा। लेकिन इसमें एक चीज बोला गया कि नई कंपनी केवल सरकार ही लगाएगी। अगर तुम पहले से इस क्षेत्र वाले उद्योगों में काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी, तो तुम काम करते रहो, लेकिन नई कंपनी नहीं आएंगे। और अगर सरकार को लगा तो 10 वर्ष के भीतर वो इनका भी नेशनलाइजेशन कर सकती है, मतलब इन्हें भी प्राइवेट कंपनी से सरकारी कंपनी बना सकती है। बात समझे क्या? क्या कहा? इन दिस 6 इंडस्ट्रीज वर कैप्ट, कितनी रखी? 6 उद्योग। और क्या कहा? इसमें निजी निवेश नया नहीं आएगा। नो फ्रेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड इन सेकंड कैटेगरी। नई कंपनी नहीं आएंगी, मतलब पुरानी वाली चल सकती है, बट ऑलरेडी रनिंग इंडस्ट्री वो अलाउड है, नई नहीं आएंगे। बिकॉज न्यू या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड ओनली बाय द गवर्नमेंट, वो केवल सरकार करेगी, प्राइवेट नहीं। फिर क्या कहा कि 10 वर्ष के बाद जो पुरानी वाली प्राइवेट कंपनी जो चल रही है उनका भी राष्ट्रीयकरण हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर सरकार का दिमाग खराब हुआ तो वो तुम्हारी कंपनी को राष्ट्रीयकरण बना देगी, उसका सरकारी कंपनी बना देगी। तो ये एक रिस्क था, इसलिए इतने डेवलप नहीं हुए। जैसे इसमें कौन कौन से उद्योग थे? कोल था, इसमें आयरन एंड स्टील था, इसमें शिप बिल्डिंग था, इसमें जलयान जो होता है उसका निर्माण करना था, इसमें टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस इसके इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट बनाना था, या जो मिनरल ऑयल था। ये 6 थे। इसमें क्या क्या थे? तो इसमें जैसे कोयला हो गया, लौह इस्पात हो गया, वायुयान निर्माण हो गया, जलयान निर्माण हो गया, खनिज तेल हो गया, और जो टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस के यंत्र और उपकरण थे उनका निर्माण करना था। इसमें कहा कि नया निवेश केवल गवर्नमेंट करेगी, पुराना है तो प्राइवेट कंपनी चल सकती है, लेकिन 10 वर्ष के भीतर तुम्हारा राष्ट्रीयकरण हो सकता है। फिर तीसरी श्रेणी, पर जो भी हो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट तो दोनों था ना, इसलिए ये क्या है? एक तरह से मिश्रित मॉडल है, तो हमने मिश्रित ही अपनाया था। तीसरी श्रेणी जो है इसमें 18 उद्योग हैं। कितने उद्योग हैं? 18 उद्योग हैं। और कहा कि इनमें केवल गवर्नमेंट, केवल प्राइवेट चलाएंगे, केवल प्राइवेट कंपनी ही खोली जाएंगे, ओनली प्राइवेट कंपनी। लेकिन वे सरकार के कंट्रोल में रहेंगे, चलाएंगी तो प्राइवेट कंपनीज, लेकिन कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का। कंट्रोल कैसे? तो कहा कंपनी खोलने के लिए तुम्हें लाइसेंस लेना होगा। कंपनी कोई भी सेठ चलाए, जैसे उस समय में मान लो जो सेठ हुआ करते थे, बिरला, टाटा, इस तरह के जो भी थे वो चलाएं, लेकिन तुम्हें सरकार से इसके लिए क्या लेना होगा? लाइसेंस, यानी कंट्रोल रखेगी गवर्नमेंट तुम पे। तो इस हिसाब से ये तो प्राइवेट हो गया ना एक तरह से, तो प्राइवेटाइजेशन है। इधर ये है ओनली गवर्नमेंट, ये है ओनली प्राइवेट, लेकिन है तो दोनों ना एक ही देश के अंदर। तो यहाँ प्राइवेट भी है और यहाँ सरकारी भी है, और दोनों में एक साथ वाला श्रेणी भी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं दैट इन फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया अडॉप्ट मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। भारत ने इकोनॉमी का कौन सा मॉडल अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। अब है शेष सभी उद्योग, यानी ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन फोर्थ कैटेगरी। इसमें कहा कि केवल प्राइवेट ही चलाएगी इसमें, और प्राइवेट कंपनी जो चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से उद्योग चुने, यानी कोई सा भी उद्योग तुम शेष खोल लो, जो 3, 6 और 18 इसके अलावा जितने भी श्रेणी है उद्योग के, वो कोई भी प्राइवेट उद्योगपति चला सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। बात इतना सबके क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से पहली औद्योगिक नीति है, इससे यह तय हुआ कि भारत की मॉडल ऑफ इकोनॉमी कैसी होने वाली है? मिश्रित होने वाली है। कैसी होने वाली है? मिक्स्ड होने वाली है। बात समझ में आई क्या? तो देखो मैंने क्या इसमें याद कराया। पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1948 में। कब इंट्रोड्यूस की गई? 6 अप्रैल 1948 को। किसने इंट्रोड्यूस किया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। मॉडल ऑफ इकोनॉमी कौन सा अपनाया हमने? तो मिक्स्ड मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहली श्रेणी में कितने क्षेत्र रखे गए? 3 क्षेत्र। कौन चलाएगा? केवल गवर्नमेंट। दूसरी श्रेणी में कितने थे? 6 क्षेत्र छोड़े गए, जिसमें
पुरानी तो प्राइवेट भी चल सकते हैं, लेकिन नया निवेश केवल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, यानी ये दोनों चला सकती है, लेकिन 10 साल के भीतर चाहे तो सरकार प्राइवेट से उसको गवर्नमेंट बना सकती है, यानी राष्ट्रीयकरण हो सकता है। तीसरी श्रेणी में 18 उद्योग रखे गए, इनमें केवल प्राइवेट कंपनी आएंगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्या लेना होगा? लाइसेंस। चौथी श्रेणी में ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन फोर्थ कैटेगरी, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग बिजनेस। इसमें कंपनी चलाने के लिए, उद्योग चलाने के लिए तुम्हें किसी तरह का कोई सरकारी लाइसेंस नहीं चाहिए, यानी एकदम फ्रीडम है। तो इस तरह से ये तय हो गया कि यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों रहेगा, क्योंकि देखो उस समय हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो पूंजीवादी बन जाओ या तो समाजवादी बन जाओ, तीसरा कोई वाद ही नहीं है। या तो कैपिटलिस्ट या तो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, तीसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हमने कहा नहीं, हम दोनों ही नहीं आएंगे। हमारे देश के विकास के लिए हमें पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों का मिश्रण चाहिए। हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हमने कहा ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे, ना हम रूस के, यानी उस समय यूएसएसआर हुआ करता, तो उसके पीछे भी नहीं जाएंगे। हम अपना रास्ता बनाएंगे, और वो रास्ता क्या है? मिश्रित। भारत के लिए तो है भी ना, मध्यम मार्गी है हमेशा ही, बुद्धा ने बताया है। तो हम मिश्रित मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, और आज दुनिया के अंदर मैक्सिमम देश इसी रास्ते पे चल रहे हैं। समाजवाद भी पूरी तरह से, एक ऐसा कोई देश नहीं है जहां कंप्लीटली समाजवाद हो। एक नॉर्थ कोरिया, कुछ एक आधे देश है जिनको छोड़ दें, बाकी तो जो यूएसएसआर और जो चाइना था, जो इसका पुरोधा हुआ करता था, जो इसके बड़े देश थे, वो भी आज मिश्रित मॉडल की ओर चल रहे हैं, यानी पूंजीवाद वहां भी आ रहा है। अब दोस्तों 1956 आ गया, और इस पॉलिसी को हमने बदल दिया। तात्कालिक परिस्थितियों और देश की जरूरतों के हिसाब से हमने इसको चेंज किया। तो अब बात करते हैं 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में। तो 1956 की ये औद्योगिक नीति जो है वो कब इंट्रोड्यूस की गई? अप्रैल 1956 में। कब इंट्रोड्यूस की गई? अप्रैल 1956 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है, इन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया। तो मॉडल क्या पड़ा? नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या नाम पड़ा? नेहरू महालनोबिस मॉडल। इसमें भी हमारा मॉडल कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मॉडल तो हमारा आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बट प्रो सोशलिस्ट हो गए हम क्या हो गए? हमारा झुकाव हो गया समाजवाद की ओर। अब हम क्या हो गए? नाउ वी आर प्रो सोशलिस्ट। क्या हो गए? तो मॉडल, वी अडॉप्ट मिक्स्ड मॉडल इन दिस, बट नाउ वी आर प्रो सोशलिस्ट। तो अगर देखो इसको मैं थोड़ा लिख दूं ऐसे, मतलब यही है, इसमें मैं सुधार कर रहा हूं, स्पेस कम होने की वजह से मैंने लिखा है ऐसा। तो यहां देखो, ध्यान से सुनो, मॉडल क्या है? मॉडल मिक्स्ड बट प्रो सोशलिस्ट। प्रो सोशलिस्ट यानी समाजवाद की ओर हमारा झुकाव हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी क्या है? आज भी मिश्रित है। तब भी मिश्रित थी, शुरुआत में भी मिश्रित थी, लेकिन यहां क्या हो गया हमारा झुकाव दोस्तों? हमारा झुकाव हो गया समाजवाद की ओर। मतलब समाजवाद की ओर झुकाव। समाजवाद की ओर झुकाव हो गया। ठीक, अब कैसे हुआ तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि इसमें उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहली श्रेणी में 17 उद्योग, दूसरी में 12 और तीसरी में शेष। तो समाजवाद की ओर झुकाव होने का मतलब तो ये होगा कि अब सरकारी कंपनियों को ज्यादा पावर मिल गई, सरकारी क्षेत्र ज्यादा हो गए, प्राइवेट का गला दबा दिया गया, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या ऐसा हुआ? तो देखते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी में टोटल 17 उद्योग हैं, और इनमें केवल और केवल गवर्नमेंट कंपनी आ सकती है, प्राइवेट नहीं। तो 17 इंडस्ट्रीज इसमें रखी गई, 17 क्षेत्र के उद्योग इसमें रखा गए। सबके ऊपर केवल और केवल गवर्नमेंट का ही अधिकार,
यानी 17 इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन दिस एंड ऑल कंपनीज आर मोनोपोलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सारे के सारे उद्योग इसमें रखे 17, और सारे के सारे जो थे वो केवल और केवल किसके ऊपर कि सरकारी क्षेत्र की कंपनी रहेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां क्यों लिखा प्रो सोशलिस्ट, तो बिकॉज यहां प्रथम श्रेणी में ओनली 3 थे जिन पे गवर्नमेंट का मोनोपोली था। यहां कितने हो गए? 17 हो गए। इन दोनों को अगर मिला दे तो भी ये 9 होते हैं जहां गवर्नमेंट काम कर रही है। यहां तो अकेले में ही 17 है और केवल गवर्नमेंट करेगी। तो देयर वर टोटल ऑफ 17 इंडस्ट्रीज विच वर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वी आर मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी बट प्रो सोशलिस्ट अप्रोच। हम थे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन हमारा झुकाव किधर हो गया? समाजवाद की ओर। इतना सबके क्लियर हुआ क्या बात एकदम? तो इसलिए कहा कि अब हमारा झुकाव समाजवाद की ओर। इसका मतलब कि यहां केवल 3 और 6 9 थे, इसका मतलब बाकी जो थे उनका प्राइवेट थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऐसा हुआ भी तो था। LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ, SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रीवी पर्स खत्म कर दिए गए। तो काफी यहां पे समाजवाद को बढ़ावा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि उत्पादन के संसाधनों पर कंट्रोल, स्वामित्व, ओनरशिप ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का ना हो जाए, सेठों का, बिजनेसमैन का कुछ, बल्कि सरकार के पास हो, ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके, आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि भाई सरकार क्यों चलाए? सोशल जस्टिस हो, फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना था। और हम चाहते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां मिले, ताकि SC ST, गरीब, महिला, पुरुष सबको नौकरी मिले योग्यता के आधार पे। भाई प्राइवेट कंपनी है तो मालिक, मालिक का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, दड़पोता ऐसे चलता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट है तो जिसमें योग्यता होगी वो पहुंचेगा, चूंकि नौकरियां मेरिट के आधार पे मिलेगी। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य किसी तरह का नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, जन्म स्थान आदि के आधार पे। फिर कहा कि जो रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण उद्योग है उनमें सरकार का नियंत्रण भी होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। तो इसलिए यहां 17 उद्योग रखे और 17 के 17 में किसका है? मोनोपोली गवर्नमेंट का है। फिर दोस्तों ये अगली जो श्रेणी है इसमें 12 उद्योग हैं। कितने उद्योग हैं? 12 उद्योग हैं। ये ऐसे उद्योग थे जिनमें सरकार पहल करेगी। मतलब कि इसमें कहा कि देखो कंपनी तो कौन लगाएगी? गवर्नमेंट। उसको जरूरत हुआ, शुरुआत कौन करेगी? गवर्नमेंट। पहल सरकार करेगी, जरूरत हुआ तो प्राइवेट का पार्टनरशिप में भी काम कर सकती है। यानी PPP मॉडल अपनाया जा सकता है, यानी जॉइंट वेंचर लाया जा सकता है। तो पहली बार हमारे देश में संयुक्त उपक्रम, जॉइंट वेंचर, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले उद्योगों की संकल्पना यहीं पे आई थी। तो इसमें टोटल 12 उद्योग हैं। इट इंक्लूडेड 12 इंडस्ट्रीज इन सेकेंड कैटेगरी। 12 उद्योग इस दूसरे श्रेणी में है। देयर वर इंडस्ट्रीज ऑन विच द गवर्नमेंट वुड इनिशिएट वुड बी ऑल्सो डेवलप्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इफ पॉसिबल। कहा कि इसमें उद्योग तो मतलब सरकार ही पहल करेगी, वही लगाएगी। जरूरत हुआ, लग रहा सरकार को कि उनका पैसा, उनका तकनीक, उनका मशीनरी चाहिए, तो वो निजी क्षेत्र के सहयोग से भी इसका डेवलपमेंट कर सकती है। तो यहां पर क्या हुआ? देखो यहां तो आपको लग रहा है ना केवल सरकार है मतलब समाजवाद, यहां भी सरकार ही है, लेकिन जरूरत हुआ तो प्राइवेट को अपना पार्टनर बना सकती है। इसका मतलब झुकाव किधर है? अब समाजवाद की ओर। और तीसरी श्रेणी में शेष सभी उद्योग थे, लेकिन कहा परमिट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, कोटा तय कर दिया और इंस्पेक्टर राज प्रारंभ किया गया। तो यहीं से प्रारंभ होता है भारत में परमिट राज, लाइसेंस राज, कोटा राज एंड इंस्पेक्टर राज। तुम्हें उद्योग खोलना है। इन 12 और 17 में तो तुम आ नहीं सकते। 17 में तो गवर्नमेंट रहेगी, इसमें भी गवर्नमेंट रहेगी। अगर उसको लगा तो तुम्हें पार्टनर बनाएगी।
नहीं तो इन 17 और 12 29 में केवल सरकार काम करेगी, शेष जितने भी है उनमें तुम प्राइवेट वाले आ सकते हो। बट उद्योग खोलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? परमिट चाहिए। क्या चाहिए? परमिट चाहिए। और चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। फिर कोटा भी तय कर दिया, एक उद्योगपति अधिकतम कितने उद्योग चला सकता है। एक उद्योगपति अधिकतम कितने उद्योग चला सकता है। और छोटे उद्योगों में बड़े उद्योगपति नहीं आएंगे एमएसएमई में। यानी कोटा तय कर दिया कि एक व्यक्ति अधिकतम इतना ही उत्पादन करेगा, इतनी ही कंपनी चलाएगा, ये ही काम करेगा। कमर कस दी उनकी, गला दबा के रखा। और फिर कहा कि तुम सरकार के रूल रेगुलेशन के अनुसार ही काम करोगे, सरकार जैसा चाह रही है वैसा तुम काम करोगे। अगर इसके रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाके काम किया तो हमारा इंस्पेक्टर आएगा, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, वो चेक करने आएगा। और यदि उसको लगा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो तो फिर वो तुम्हारा लाइसेंस क्या कर देगा? रद्द कर देगा। तुम्हारा लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा और जुर्माना लगेगा, कंपनी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब प्राइवेट यहां काम तो कर सकता है, लेकिन पूरा सरकार का नियंत्रण है, कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट है, बाई लाइसेंस राज, बाई कोटा राज, बाई परमिट राज एंड बाई इंस्पेक्टर राज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो थी इसमें मॉडल तो मिश्रित है, चूंकि यहां गवर्नमेंट और प्राइवेट, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं, लेकिन यहां समाजवाद की ओर झुकाव है, चूंकि सरकार ने महत्वपूर्ण उद्योग अपने पास रखे, शेष जो कंज्यूमर गुड्स वाले उद्योग थे वो प्राइवेट को दिए। लेकिन उसमें भी लाइसेंस, मतलब तुम नाई का दुकान चलाओगे, लाइसेंस रखो, कोटा होना, परमिट होना चाहिए तुम्हारे पास। मिठाई की दुकान खोलना है, लाइसेंस लो, कोटा लो, परमिट लो। कुछ भी काम करना है लाइसेंस चाहिए। और सरकारी अधिकारी यूं लाइसेंस थोड़ा ही दे देगा, उसको मिठाई देना पड़ेगा तब लाइसेंस देगा तुम्हें। बात समझ में आ गया? इसलिए हमारे देश में 1956 की औद्योगिक नीति के कारण आगे जाकर कालांतर में बहुत करप्शन बढ़ा, कंपटीशन खत्म हो गया, कंज्यूमर्स के पास चॉइस नहीं बची, उद्योगपतियों को चॉइस खत्म कर दिया गया, उद्योगपति दुखी थे, खत्म थे, और बहुत उद्योगपति छोड़ के विदेश चले गए, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए यहां पे एक टर्म आप सुनते होंगे, प्रोफेसर राजकृष्णा ने यूज किया, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और उसमें उन्होंने कहा है कि आजादी के शुरुआती 3 दशकों में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 3.5% रहे। देखो हमने ऐसा क्यों किया, हम पगला थोड़े गए थे, उस समय की जरूरत थी भाई। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कोई कम समझदार थोड़े थे, बहुत समझदार महान व्यक्ति थे वो। उन्होंने देश का निर्माण किया था। उनको पता था कि उस समय अगर हम इन छोटी छोटी कंपनियों का संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर ये खत्म हो जाएंगे। उनको पता था कि अगर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बैन नहीं करेंगे तो विदेशी माल भारत में भर जाएगा, तो हमारी कंपनियां कैसे चलेंगी। इसलिए उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन किया, इसमें विदेशों में निवेश को बैन कर दिया, विदेशी कंपनियों को भारत में अनुमति नहीं दी, यानी हम क्लोज्ड इकोनॉमी बन गए। लेकिन जरूरी था उस समय, क्योंकि हमारे उद्योग तो बच्चा टाइप भी नहीं था। टाटा छोटा सा, रिलायंस तो पैदा ही नहीं हुआ था, 1960 के बाद 1965 वैसठ के आसपास, 65 67 में बना है, तो ये तो पैदा ही नहीं हुआ था आज जितनी बड़ी कंपनी है भारत की। तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया। नहीं, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी आती वो खत्म कर देती, इनको टिक ही नहीं पाते, जैसे आज एमएसए में कहां टिक पाते हैं। तो इसलिए हमने तात्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ये औद्योगिक नीति बनाई थी। और ये कोई ऐसी वैसी नहीं थी, पहली बार भारत में उद्योगों के लिए डिटेल्ड गाइडलाइन प्रस्तुत किए गए थे। इसमें उद्योगों के लिए पहली बार विस्तृत गाइडलाइन बनाए गए, जो अपने आप में बड़े रिफॉर्म थे और पहली बार थे भारत में। क्योंकि सबसे ब्रिटिश लोगों को तो कुछ करना ही नहीं था ना, ब्रिटिश लोग तो यहां आए थे लाभ कमाने के लिए, व्यापारी थे, खूब कमाया और लूट के ले गए। उनको क्या पड़ी थी हमारे देश के उद्योगों का विकास करने की, उनको क्या पड़ी थी भारतीयों का डेवलपमेंट करने की, उनको क्या लेना था भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दे। उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, है तो पहली बार 1948 में आई है। तो पहली बार डिटेल गाइडलाइन बनाए गए थे इसी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उद्योगों के लिए। इसीलिए इसको कहा गया इट इज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत का क्या है? आर्थिक संविधान है।
भारत का आर्थिक संविधान, या इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं कि ये उद्योगों औद्योगिक नीतियों का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, औद्योगिक नीतियों का मैग्ना कार्टा है। अब मैग्ना कार्टा मतलब बड़ा सुधार, बड़ी घोषणा, पहली बार में रिफॉर्म। तो ये 11वीं 12वीं शताब्दी में ब्रिटिश जो मोनार्की है, वहां पे राजतंत्र है, तो ब्रिटिश राजा ने अपनी आम जनता को टेम्स नदी के ऊपर बुला के एक मूल अधिकारों की घोषणा की थी। वहां के सामंत आम नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। तो राजतंत्र में राजा अगर जनता को ऐसे अधिकार देते हुए तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए वहां एक टर्म यूज हुआ मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा मतलब पहली बार बड़े सुधार हो, तो इसलिए इसको भी क्या नाम दिया, ये औद्योगिक नीतियों का मैग्ना कार्टा है। इतना समझ में आ गया। तो दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में जारी की गई, नेहरू मालनोबिस मॉडल के नाम से जानी जाती है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं और भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। यहां भी हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित ही थी, लेकिन समाजवाद की ओर झुकाव हो गया था, क्योंकि इसमें सरकारी क्षेत्र का वर्चस्व था। जैसा कि उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट कैटेगरी में 17 इंडस्ट्रीज थी, सभी गवर्नमेंट द्वारा मोनोपोली थी, यानी सरकार का ही उस पर एकाधिकार था। दूसरी श्रेणी में 12 उद्योग थे, इसमें पहल सरकार करेगी उद्योग लगाने का, लेकिन जरूरत हो तो प्राइवेट क्षेत्र को भी शामिल कर सकते हैं जॉइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम के माध्यम से। तो पहली बार संयुक्त उपक्रम इसी में लाए गए। तीसरी श्रेणी में शेष सभी उद्योग थे, ये कम महत्व के कंज्यूमर गुड्स वाले उद्योग थे। प्राइवेट कंपनी ही इसमें आ सकती है, लेकिन प्राइवेट को परमिट लेनी होगी, लाइसेंस रखना होगा और कोटा तय था और इंस्पेक्टर आज प्रारंभ किया गया। ऐसा सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए हमने किया था। किसके लिए किया था? ये हमने सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए किया था, किंतु आगे जाकर के और इसके नुकसान भी काफी हुए। कि शुरुआत में तो इसके काफी पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, बट धीरे धीरे काफी दिक्कतें होने लगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हो गया और पीएसयू में ही रोजगार मिलना लगा, तो रोजगार की समस्या भी काफी हो गई। फिर इनमें घाटे में चलते थे उद्योग बहुत सारे, तो इनका एक्सपेंशन नहीं हो पाया। फिर कंपटीशन की कमी के कारण पुअर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट थे। भाई एक बात बताओ कि उस समय में जैसे जो अभिनेत्रियां थी, जैसे मान लो माधुरी दीक्षित थी, नरगिस ये थी, उनको भी 10 रुपये वाला साबुन मिले लोकल टाइप, और आम व्यक्ति भी वही रहे, तो थोड़ा एक लगेगा ना कि चॉइस नहीं है कंज्यूमर के पास। आज जिसकी जैसी हैसियत हो, जितना पैसा हो, तुम जाओ बाजार में हजारों प्रोडक्ट हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कंज्यूमर लेगा। तब था ही नहीं, सरकारी कंपनी एक कपड़े वाली, एक साबुन वाली, एक स्कूल बना देगी, एक मतलब स्कूल चलाएगी, एक हॉस्पिटल चलाएगी, एक परिवहन चलाएगी, ऐसे कंपनियां खोल दी। अब है कि स्कूल 50 तरह के, हॉस्पिटल 50 तरह के, ट्रांसपोर्टेशन 50 तरह के, एयरलाइन खूब सारी उसमें एयरलाइन है, तो चॉइस ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ और प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ही बुरी स्थिति में था, बिकॉज प्राइवेट जो था उसको कंट्रोल कर रखा था। फिर ये जो कोटा राज, लाइसेंस राज, परमिट राज, इसके कारण करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। लाइसेंस लेना करप्शन हो गया, परमिट नहीं मिल रही है, रिश्वत दे दो तुरंत मिल जाएगा। कोटा का वॉयलेशन कर दिया, थोड़ा सा मिठाई भेज दो, मिठाई मतलब समझ रहे हैं ना, नोट भेज दो, अपने आप हो जाएगा। तो उस समय ना तो ट्विटर था, ना इंस्टा यूनिवर्सिटी था, ना फेसबुक विश्वविद्यालय था, ना ही राइट टू इंफॉर्मेशन था, ना ही इतने अखबार वगैरह थे। इवन पढ़े लिखे कहाँ थे हमारे देश के अंदर? आजादी के समय 16% के लगभग लिटरेसी रेट था। तो गांव में तो लोगों को पता ही नहीं चलता था, और पता चल भी जाए तो पिटाई कर देंगे आपकी, कर क्या सकते हो। लोग समझते भी नहीं थे, इतने भोले लोग थे, सीधे साधे लोग थे। आज करके दिखा दो अधिकारी ऐसा, पता चला बटन में ही सीसीटीवी कैमरा है छुपा हुआ, स्टिंग हो गया जी उसका। तो अब तो तुरंत वायरल हो जाता है फेसबुक वगैरह के ऊपर। तो अब तो अधिकारी बहुत ईमानदार हो गए, पारदर्शिता आ गई है आज। तो पहले करप्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है, और एक्सपोर्ट नहीं था, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास देखो, एक तो सीधी बात है, बेचने के लिए पुदीना ही नहीं था, और दूसरा बाहर से पुदीना खरीदे उसके लिए डॉलर नहीं थे, नोट भी तो चाहिए ना, अपना वाला रुपया चलता नहीं था बेचने के लिए, हमारे पास सामान नहीं था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन था। कुछ जो जरूरी चीजें थी जैसे पेट्रोलियम, मशीनें, कैपिटल गुड्स, वो हम इंपोर्ट करते थे, बाकी तो बेचने के लिए था ही नहीं। और विदेशी निवेश को भी बैन कर रखा था हमने।
ठीक है, विदेशी निवेश जो था उसको हमने बैन कर रखा था कि इसलिए कर रखा था, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि भाई कि ये जो विदेशी कंपनी अगर भारत के अंदर आएंगी तो इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो खत्म ना हो जाए, इसलिए हमने ऐसा कर रखा था। तो इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट आया कि भारत का फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो बहुत कम था। और इसके कारण ही आप देखो कि 90 के दशक तक आते आते $8 बिलियन जितना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बच गया। क्योंकि सोर्स क्या था, कुछ चंदा मिल जाए, मतलब कोई बड़ा देश है वो हमें डोनेशन दे जाए, या हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेते थे वो आता था, या आईएमएफ से कर्जा ले लेते थे। कितने दिन चलेगा? जैसे पाकिस्तान आज कटोरा लेके इधर उधर घूमता, बड़ा बुरा लगता अब्बू जान को कि यार बताओ हमारे बच्चे की हालत कैसी है। तो ऐसी स्थिति पहले अब्बू जान की भी थी, लेकिन 91 में जब हमने थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की तो आज देखिए हमारा $600 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेक्स है। सोच रहा दुनिया के टॉप 5 कंट्री में आते हैं अब तो हम फॉरेक्स के मामले में। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी सुधार किया है। तो देखते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। तो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये इंट्रोड्यूस कब की गई? 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री नरसिम्हा राव जी, और वित्त मंत्री हुआ करते थे तब श्री मनमोहन जी थे। वो मनमोहन सर जो है इतने गजब के व्यक्ति हुए हैं हमारे देश के अंदर कि बहुत लर्नेंट, बहुत होशियार कह सकते हैं। हमसे तो खैर दादा पिता की उम्र के हैं तो अपन को सम्मान से बात करनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्तिगत स्तर पे आप देखो इतने बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं मनमोहन जी। नीति आयोग देख लो, उसके उपाध्यक्ष रहे और उसके अध्यक्ष भी बने। आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं, ठीक है, गवर्नर की नियुक्ति करने वाले भी बने, प्रधानमंत्री बने। तो फिर ये हमारे आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, एडीबी हुआ, यहाँ अर्थशास्त्री के तौर पे वो काम किए, वित्त मंत्री रहे और 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे। नरसिम्हा राव जी भी बहुत महान व्यक्ति हुए हैं। कहा जाता है कि भारत में आधुनिक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं वो इन्हीं की देन है। उनको हमने भुला दिया, उतना सम्मान हमने दिया नहीं जितने वो हकदार हैं। आज भारत जिस कंडीशन में है ना, उसकी नींव रखी थी उस पर्सन ने। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक हैं वो एक तरह से। लेकिन हमारे देश में पॉलिटिक्स होती है, तो कहा जाता है कि जब उनका देहांत हुआ तो दिल्ली में राजघाट में उनको समाधि स्थल के लिए जगह तक नहीं मिली और हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। खैर वो तो राजनीति इस देश में खून में है, होती रहती है यहाँ पे कई बार ऐसा, लेकिन होना नहीं चाहिए। वो भी महान नेता रहे हैं हमारे देश के। तो नरसिम्हा राव जी जो कि उस समय प्रधानमंत्री बने, तब हमारे देश की स्थिति कैसी है? हम गरीब देश हैं, हमारा फॉरेक्स बहुत कम है, हम दिवालिया होने की कगार पे आ गए। तो हमें कर्जा लेने के लिए जाना पड़ा पहले ब्रिटेन हमने गोल्ड गिरवी रखा और ब्रिटेन से हमने उधार लिया, उससे हम थोड़ी बहुत अपना कर्जा चुका सकते थे और बाहर से पेट्रोल डीजल वगैरह खरीद सकते थे। वो तो खत्म हो गया भाई, कर्जे पर जियोगे थोड़े दिन में वो खत्म हो गया, फिर नया कर्जा लेने कहां भागोगे? तो फिर बीओपी क्राइसिस हुआ। तो अब हम गए आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आईएमएफ में जब हम गए तो आईएमएफ ने कहा यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम पैसा लेने बार बार आ जाते हो, कमाना नहीं जानते क्या? बोले सर कमाते तो हैं पर कैसे कमाए, आपसे समझे नहीं हम आपकी बात। कि पहले देखो भाई, आईएमएफ एक तरह का बैंक मान लो, वो एक बैंक है, वो तुम्हें उधार दे रहा है तो वापस भी तो दोगे ना। तो तुम तो ऐसे देश हो, ले जाओगे खर्च कर दो, बोलो हो गया खत्म, अब वो तोप थोड़ा ही चला दे तुम पे। तो आईएमएफ ने कहा पहले कमाना सीखो। क्या कमाना सीखो? बोले सर बताओ कैसे कमाए? तो कहा कि देखो तुम एलपीजी रिफॉर्म्स करो। तो कहा कैसे? कि तुम्हारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी आए ना। तो कैसे आएगी विदेशी मुद्रा भंडार? कि तुम अपने देश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन किए बैठे हो, विदेशी निवेश बंद किए बैठे हो, उसको खोलो पहले। क्या करो? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा दो, विदेशी निवेश की अनुमति दो, विदेशों में निवेश की अनुमति दो। देखो तुम्हारे बाजार में बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, खूब डॉलर आएगा, कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहा हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं हमने। लेकिन हमारी कंपनियों का क्या? छोटी कंपनी अरे बड़ी हो गई है भाई, रिलायंस बहुत बड़ी, टाटा बहुत बड़ा, अडानी भी पैदा हो गए थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई अब तो फिर हमने
दबाव में आकर के, इच्छा से नहीं मजबूरी में हमने ये एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का दबाव था, चूंकि कर्जा लेना था। जैसे आज हमारे पाकिस्तान की स्थिति यही है, वो कटोरा लेके पहुंच जाता है तो उस पर फिर सैंक्शन लगते हैं कई तरह के, तो उसको भी कहा जाता आप ये करो वो करो, तो वो हमारे ऊपर भी कभी हुआ करते थे। तो हमने यहाँ पर सुधार किए, और ये जो हमने यहाँ लाइसेंस राज, परमिट राज, कोटा राज, इंस्पेक्टर राज था, इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ परमिट, लाइसेंस, कोटा एंड इंस्पेक्टर राज, ये सब चीजें हमने क्या कर दी, खत्म कर दिया। और यहां पे हमने शुरू क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है, वो मॉडल आज भी कैसा है, मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। हमारा मॉडल कैसा है, आज भी हम मिश्रित है, मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र की उपस्थिति है। बट अब हम क्या हो गए, प्रो कैपिटलिस्ट, समाजवाद की ओर झुकाव नहीं है। नाउ वी आर प्रो कैपिटलिस्ट, अब हमारा झुकाव हो गया पूंजीवाद की ओर। तो मॉडल कौन सा, आज भी हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बट कैसा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल हो गया। तो अब यहां पे हम क्या कर देंगे, तो हमारा हो गया झुकाव अब पूंजीवाद की ओर। ठीक है, तो भारत कैसा था, तो यहां लिख रहा हूं, मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी बट प्रो कैपिटलिस्ट। ठीक है, यानी हमारा झुकाव किधर हो गया, पूंजीवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर झुकाव। देखते हैं कैसे। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी आप देखोगे, पूछे कैसा मॉडल है हमारा, तो हमारा मॉडल तो आज भी समाज मतलब मिश्रित है। भैया रिलायंस भी है, रिलायंस जियो है तो बीएसएनएल भी है, एसएमएस भी है, एम्स भी है, तो फोर्टिस भी है, अपोलो भी है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टेशन की बसें भी हैं, प्राइवेट ट्रेवल की बसें भी हैं, हर तरह की सरकारी और प्राइवेट कंपनी है। तो मॉडल तो आज भी हमारा मिश्रित है। बट आजकल ऐसा लगता नहीं है आपको कि यार कुछ ज्यादा ही प्राइवेटाइजेशन हो गया। मोदी जी के लिए तो बोलते हैं ना, सब बेच डाला, देश भी बेच डाला। अरे कहाँ बेच डाला, बेचारे ने दो कंपनी बेची है 10 साल में, एयर इंडिया और सीमांचल स्टील कंपनी, बाकी पहले ही बिक चुकी, और नाम लग गया ऐसा मोदी जी पे। खैर, तो पॉलिटिक्स नहीं भाई, बिल्कुल माफी। खैर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो आज क्या हो गया, आज हमारे देश के अंदर खूब प्राइवेट कंपनी है, एक सरकारी बनाम 50 प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसा लगता ना कि यार प्राइवेट 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 प्राइवेट, सरकारी भी है बट प्राइवेट ज्यादा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारा झुकाव समाजवाद से किधर हो गया, पूंजीवाद की ओर। इसीलिए तो कहते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो अब विपक्ष वाले या सरकार वाले कहते भाई कहां समाजवादी रहा, अब हटाओ इसको। नहीं, हटाते नहीं है संविधान में, तो कहा समाजवादी हटा के कुछ और लिख दो। अब कहां समाजवाद दिखता है, अब तो पूंजीवाद जैसा है देश के अंदर। तो अब आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई प्रो कैपिटलिस्ट कैसे दिखाओ। तो देखो, इसमें भी उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा। और प्रो कैपिटलिस्ट का मतलब पहले ही बता रहा हूं क्या होगा, कि प्राइवेट कंपनी ज्यादा हो, निजी क्षेत्र प्रभावी हो, सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हो जाए, वो होगा फिर प्रो कैपिटलिस्ट अप्रोच। तो चलिए, इसमें भी उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया। इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहली श्रेणी में 3 उद्योग हैं। कितने उद्योग हैं, 3, जिनके ऊपर केवल गवर्नमेंट का मोनोपोली है, यानी सरकार ही इसमें उद्योग लगाएगी। सोच रहे इधर 17 और 12 थे, उनकी जगह अब रह गया 3। इसका मतलब 26 क्षेत्र का निजीकरण हो गया ना भाई, एक तरह से।
तो इसलिए प्राइवेट कंपनी बढ़ी, इसलिए प्रो कैपिटलिस्ट हो गया। यहां कितनी रह गई है? 3, और इधर कितना हो गया? 17 और 12 29 से घटकर कितना हो गया? 3। इसलिए अब कैसा लग रहा है? निजीकरण, निजीकरण, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। बात समझिए क्या? तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्रो कैपिटलिस्ट अप्रोच हो गया। और दूसरी जो कैटेगरी है, इसमें दोस्तों 5 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र। दूसरी कैटेगरी में कितने हैं? 5 क्षेत्र हैं। इसमें कहा कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और कंपनी सरकारी भी हो सकती है, लेकिन कंपनी किसी की भी हो, लाइसेंस लेना होगा। 5 क्षेत्र रखे। द्वितीय श्रेणी में कितने? तो इट इंक्लूड 5 इंडस्ट्रीज where production can be done by anyone, either government or private, but it has to mandatory that you have to get license to operate your company। कंपनी चलाने के लिए तो तुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी है। तो कहा ये कौन से क्षेत्र हैं? पहला का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक बीवरेज एंड लिकर। भैया देखो, एल्कोहल बनाओ, शराब बनाओ तो लाइसेंस लो, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिगरेट्स, टोबैको एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम टोबैको, अगर तुम सिगरेट या तंबाकू और तंबाकू से निर्मित उत्पाद बेचने वाली कंपनी हो तो लाइसेंस लो। चाहे सिगरेट बेचो, चाहे बीड़ी बेचो, चाहे गुटखा बेचो, चाहे विमल ही बेचो, जो इलायची के नाम पर बेचता है अपना मसाला, पान मसाला, लाइसेंस लेना होगा। या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एसी, फ्रिज, टीवी, डिफेंस इक्विपमेंट, बंदूक बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो, डिफेंस रक्षा उपकरण, या एरोस्पेस। तीसरी कैटेगरी क्या है? तो पहली में तो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस एंड लिकर। दूसरी में क्या है? सिगरेट्स, टोबैको एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम टोबैको। तीसरी कैटेगरी में क्या है? तीसरी श्रेणी में इसमें मतलब तीसरी श्रेणी में रखा गया इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा उपकरण और एरोस्पेस। एरोस्पेस मतलब सैटेलाइट हो गया, या उपग्रह हो गया, या एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया, दीज आर इन एरोस्पेस। और चौथी में का गन पाउडर, बारूद, माचिस, दियासलाई, छींक लगाते हैं वो वाली, गन से बन, वो भी गन पाउडर से, बारूद से बनती है। फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, जो औद्योगिक विस्फोट, कई बार आप देखते हैं ना फिल्मों में कि खान के अंदर धमाका, वधड़ाम, फूट गया सारा, तो वो बनाने के लिए भी लाइसेंस लो। और फिर एक्सप्लोसिव फ्यूज इंडस्ट्री, ये जो बॉम्ब वॉम्ब फोड़ते हैं तो उनका वो काटते हैं ना कैंची से, तार वार जो भी फ्यूज हटाते हैं ताकि वो एक्सप्लोजन ना हो, ये सब है तो भी लाइसेंस लो। और पांचवा क्या है? हिजार्डियस केमिकल, खतरनाक रसायन, जैसे यूरिया, डीएपी हो गया, या मान लो कोई दवा बना रही हो, ड्रग्स वगैरह, दवाइयां जो है वो केमिकल है ना उसमें, तो कभी ऐसा ना हो क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, तो इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। तो 5 चीजें कौन कौन सी है? 5 क्षेत्र। पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेज एंड लिकर। दूसरा है सिगरेट्स, टोबैको एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम टोबैको। तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस इक्विपमेंट एंड एरोस्पेस। और चौथा हो गया गन पाउडर, माचिस, एक्सप्लोसिव, ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड एक्सप्लोसिव फ्यूज इंडस्ट्री। और पांचवा हो गया हैजार्डियस केमिकल। याद हुआ क्या? अरे भाई, शराब बनाना है, अल्कोहल बनाना है, लाइसेंस लो। तो शराब की दुकान पे लिखा रहता है ना लाइसेंस नंबर, टेंडर ईयर वगैरह वगैरह। सिगरेट, तंबाकू, तंबाकू से निर्मित उत्पाद है तो लाइसेंस लो। या ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, डिफेंस उपकरण है, एरोस्पेस है तो लाइसेंस लो। या बारूद बना रही हो, माचिस बना रही हो, या ये जो औद्योगिक विस्फोट है या प्रस्फोटक फ्यूज वगैरह बना रही हो तो लाइसेंस लो। या खतरनाक रसायन बना रही हो तो लाइसेंस लो। बाकी सब के लिए तुम्हारी मर्जी है, इन 5 के लिए लाइसेंस लो। अब देखो दोस्तों, यहां सभी के लिए लाइसेंस था, कुछ भी करो लाइसेंस चाहिए। यहां केवल 5 के लिए ही लाइसेंस है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। जैसे होता है ना सरकारी भांग का ठेका, लाइसेंस होता है उसका, चाहे वो सरकारी है। सरकारी शराब की दुकान, लाइसेंस होगा उसके पास, प्राइवेट हो चाहे सरकारी। और बिना लाइसेंस से तो वही तो जहरीली शराब बेचते, ये जहरीली शराब पीने से व्यक्ति मर गया क्योंकि लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस होता तो वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाता तो मरते नहीं, चूंकि उसका निर्धारित जो कंटेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो डालता उसमें।
लेकिन ऐसे ही जो बना लेते हैं वो लाइसेंस नहीं होता उनके पास, तो पी के बेचारे कई गरीब व्यक्ति मारे जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो कि नाउ वी आर मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी बट प्रो कैपिटलिस्ट। अब भी हम मिश्रित है बट पूंजीवाद की ओर झुकाव है। क्यों? क्योंकि प्रथम श्रेणी में अब तीन ही उद्योग हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पाद और प्रोडक्ट, रिसर्च और रेलवे। तीन कौन कौन से इसमें? एक है न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा न्यूक्लियर प्रोडक्ट एंड रिसर्च और तीसरा रेलवे। इनमें केवल सरकार रहेगा, बाकी सब में क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। इवन टुडे रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे रेलवे में लोको पायलट सरकार का रहेगा, जीआरपी और आरपीएफ सरकार के रहेंगे, रेलवे पुलिस फोर्स वगैरह। इसके अलावा वहां जो रेलवे की साफ सफाई है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे स्टेशन पे खान पान है, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तेजस प्राइवेट ट्रेन है, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन प्राइवेटाइजेशन हो गया। मेट्रो पीपीपी मॉडल पे चल रही है तो प्राइवेटाइजेशन वहां भी हो गया। हाइपर लूप प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब वहां भी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी तीन क्षेत्र हैं। परमाणु ऊर्जा जैसे कुडनकुलम संयंत्र है तमिलनाडु वाला, रूस के सहयोग से बना रहे हैं। लेकिन आज भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाएगी कौन? नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनी है। तो तीन क्षेत्र हैं, उनमें आज भी सरकारी एकाधिकार है, मोनोपोली है। बाकी सब में सरकार के साथ प्राइवेट भी चला सकता है। पांच ऐसे बचे जिनमें केवल लाइसेंस लेना, यहां सबके लिए था, इन 17 और 12 के अलावा प्राइवेट के लिए यहां केवल 5 है। और शेष सभी उद्योग यानी 3 और 5 के अलावा ऑल रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन थर्ड कैटेगरी। ना तुम्हें लाइसेंस चाहिए, ना तुम्हें कोटा चाहिए, ना तुम्हें परमिट चाहिए। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई कोटा नहीं चाहिए, कोई परमिट नहीं चाहिए। तुम्हारी जो मर्जी हो वो उद्योग लगा लो, उद्योगों में उद्योग चयन कर सकते हो, इतना फ्रीडम है। आज होता है ना, तुम जब चाहो कोई भी उद्योग लगा लो, कोई भी कंपनी खोल लो, कोई भी काम कर लो, कोई पूछने ही नहीं आता भाई तू दुकान क्यों खोल लिया, तू मिठाई का कारोबार क्यों चला रहा है, कोई नहीं पूछने आता है। बात समझ में आ गया सभी के? तो इस तरीके से आज काफी लिबरल हो चुका है। तो ये चेंजेज आए हैं। हाँ, फिर जैसे कुछ एनओसी वगैरह तो लेनी होती है, फायर एनओसी हो गया, एनजीटी का पर्यावरण वाला सुरक्षा हो गया, ये सब तो जरूरी है, वो अलग है। पहले वाला लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज जैसा नहीं है आज है। वो केवल 5 चीजों के लिए है जो मैंने अभी नाम लिए। ठीक है, फिर ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई दोस्तों, इसमें क्या क्या सुधार किया? तो देखो, इस नई औद्योगिक नीति के अंदर पहला जो बड़ा सुधार हुआ वो ये हुआ कि पहले यहां पे तुमने देखा राज्य उत्पादन कर रहा था, यहां सरकार, यहां सरकार, यहां राज्य केवल 3 क्षेत्र में है। बाकी में राज्य हो सकता है प्राइवेट के साथ, लेकिन मेनली सरकार अब क्या उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के स्थान पर फैसिलिटेटर हो गया। राज्य उत्पादन करता यानी खुद कंपनी लगा के उत्पादन करेगा, उसके स्थान पे अब क्या बन गया? वो फैसिलिटेटर स्टेट, प्रेरक राज्य। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। मोदी जी बोलते हैं ना कि सरकार का काम बिजनेस करना थोड़ा ही कल्याण करना है, तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर बल दिया जा रहा है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात होती है। तो इन दिस third industrial policy, an attempt was made to increase the role of private sector instead of the public sector, and now the state has come in the role of facilitator state instead of the producer state, and the license raj, quota raj, permit raj and inspector raj was abolished, and other various restrictions over economy was also abolished। जो बेकार के कानून थे, बेकार के रेस्ट्रिक्शन थे, उन सबको खत्म कर दिया। और तो और अब हमारी कंपनियों को कहा कि तुम भारत के अलावा बाहर से एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग लो, पैसा लाओ कहीं से भी, देश के अंदर उद्योग चलाओ, पार्टनर ढूंढ के लाओ। आज होता है ना, पहले हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन किया, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट खूब करते हैं हम। अब तो हम कहते हैं दुनिया वालों को कि यही समय भारत में निवेश करने का, आओ फायदा कमाओ।
खूब निवेश आकर्षित कर रहे हैं, खूब विदेशों में निवेश कर रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगा बैन भी हटा दिया। यही वजह है दोस्तों कि आज से 20 साल पहले सड़कों पर दिखता था नैनो ये टाटा की कारें या मारुति 800 या महिंद्रा की कुछ जीप वगैरह, आज BMW, ओडी ले लो, पोर्से ले लो या लेम्बोर्गिनी ले लो, ये लैंड रोवर देख लो, टोयोटो देख लो, हर कारें मिलती है, हर कारें मिलती है। क्यों? दुनिया की हर कंपनी निवेश कर रही है भारत में, बड़ा बाजार है इसलिए आ रही है यहां पे। फिर आज हमारे देश के लोगों को इतना सारा भौतिक सुख सुविधाएं अपने देश में मिल रहा है, पहले नहीं था। पहले लोगों को पता ही नहीं होता होगा कि इतनी चीजें, चूंकि हम लोग पहले कुएं के मेंढक की तरह थे कि कुएं का मेंढक इधर जंप लगाया दम उधर गया उधर, उसको लगा यही दुनिया, मैंने दुनिया पार कर ली। अब दुनिया बहुत बड़ी है तो हमें पता ही नहीं था। तो बेचारे हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ सरकारों ने एक तरह से अन्याय किया कि उनको भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित रखा। देखो बात ये थी कि तब गरीबी थी, पैसा ही नहीं था ना हमारे पास, तो जो परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग रखा। जो चीजें आज हैं, आज परिस्थितियां बदल गई तो चीजें भी बदल गई। तो अब हमने क्या किया, इस औद्योगिक नीति के बाद में हमने अपनी इकोनॉमी को खोला। इंडियन इकोनॉमी वाज ओपन्ड अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेस विश्व को खोल दिया। एंड नाउ द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर रिमूव्ड एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वर ऑल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट अब्रॉड। आज हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगे बैन हटा दिए, एफडीआई को आकर्षित कर रहे हैं। हमारा जो भारतीय निवेशक है वो विदेश में निवेश करे, विदेशी भारत में निवेश करे, सब अलाउ कर दिया हमने। शेयर बाजार आप देखो कितना तेजी से ऊपर जा रहा है, तो ये काफी हमने सुधार किया। इन सब सुधारों के परिणाम स्वरूप हुआ क्या, इन सब के परिणाम स्वरूप हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हुआ। ठीक है, औद्योगिक विकास बढ़ा, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ने लगा, विदेशी पूंजी खूब आने लगी, टेक्नोलॉजी बहुत आने लगी, विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफी तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, इसके अलावा बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब डेवलप होने लगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आने लगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी, गरीबी जो है 5% जितना 2024 के आंकड़ों के अनुसार रह गया है। और साथ ही साथ दोस्तों भारत के अंदर आज दुनिया की हर कंपनी देखने को मिल रही है। और सार्वजनिक क्षेत्र जो है, पहले कंपटीशन नहीं था, अब उसको भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, बीएसएनएल को भी तो डर है ना कि जियो ना छा जाए। तो प्राइवेट की तरह अब सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां ये भी सुधार कर रहे हैं। इतने फायदे हुए, लेकिन इसकी चुनौतियां भी तो आई ना। एमएसएमई बेचारे कोटा राज के कारण उनको प्रोटेक्शन मिलता था, अब प्रोटेक्शन नहीं है। चूंकि आज प्रोटेक्शन दोगे, संरक्षणवाद करोगे तो डब्ल्यूटीओ में खींच लेंगे हमें। तो भारत का जो एमएसएमई है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं कर पाया। हमारी प्राइस जो है वो इनका ज़्यादा है, क्वालिटी कमज़ोर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना नहीं रखते हैं, ब्रांडेड नहीं है। इस वजह से हम एमएसएमई की स्थिति को, मतलब उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई। फिर ये जो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इस थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो इम्पैक्ट देखें तो ये सब क्षेत्र पे इक्वल नहीं आया। केवल सर्विस सेक्टर में तो रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया। जीडीपी में 55% जितना कंट्रीब्यूशन है आज टर्सरी सेक्टर का। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, उनकी स्थिति खराब है। एग्रीकल्चर तो लगातार नीचे ही जा रहा है, इंडस्ट्री उतना ही था जितना आज है। 91 में भी उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन था, आज भी उतना ही है। विनिर्माण क्षेत्र उतना ही है जितना तब था, 16% तब था, आज भी विनिर्माण जीबीए में इतना ही कंट्रीब्यूट करता है। तो उसका स्थिति बढ़िया नहीं था। और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ वो शहरों में ज्यादा हुआ, गांव में रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट कहां पहुंचा। गांव में 4G भी नहीं आता, 5G भी नहीं आता, गांव में कॉलेज यूनिवर्सिटी कहां मिलता है, शहरों में है। तो अर्बन ओरिएंटेड डेवलपमेंट हुआ तो रूरल अर्बन गैप बढ़ रहा है, डिवाइड बढ़ रहा है। और फिर लेबर लॉज में तो आज भी कॉम्प्लेक्सिटी है। लेबर लॉज कहां सुधार हुए, हमारे जो कानून है लेबर के, श्रम कानून है, वो आज भी वैसे ही है। हम दावा करते हैं कि खूब डेवलपमेंट हो गया, बट आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतने कहां है। कहां नोबेल मिलते हैं भारत को। हमारे जो नोबेल आए वो अर्थशास्त्र के अंदर मिले, शांति में मिले, या सीवी रमन सर को मिले। उसके बाद किस भारतीय को नोबेल मिला? कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का मिला, 2 बार हमें इकोनॉमिक्स के मिल गए। बाकी जितने भी मिले वो भारतीय मूल के नागरिक हैं।
चाहे हरगोविंद खुराना जी देख लो, वेंकी सर देख लो, ये अमेरिका जाके बस गए तब मिला। तो आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में हम बहुत पीछे हैं। पर्यावरण कानून बहुत जटिल है हमारे देश के। और फिर मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, पहले यहां गवर्नमेंट का मोनोपोली हुआ करता था, अब रिलायंस का, इनका यानी प्राइवेट कंपनीज का मोनोपोली हो रहा है। तो इस तरीके से काफी दिक्कतें इससे भी हुई है। और इवन जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रही है। मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जिनमें रोबोट्स रोबोट्स से द्वारा, एआई द्वारा, मशीनों द्वारा उत्पादन हो रहा है। तो प्रोडक्शन तो फास्ट हुआ, उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन जॉब उतने क्रिएट नहीं हुए। ठीक है ना। तो इसलिए आजकल कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में जॉब नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण हम देख रहे हैं ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये सब चैलेंज के बावजूद भी ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसके कारण जो एलपीजी रिफॉर्म हमने किए, इनके कारण आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इनके कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो कर रही है। ये सुधार जो ये है, इसका फायदा ज्यादा हुआ है। चैलेंज है, दूर करेंगे, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। मजा आया होगा अच्छे से पढ़ने में, इसको याद हुआ होगा। बाकी इसको डिटेल में आपको लिखवाऊंगा, समझाऊंगा भी, तो वो भी आपको करना है। ये जितनी आपको समझ में आई, एक समझ विकसित करने के लिए था कि भाई फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, और फिर ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं इनका प्रभाव क्या पड़ा। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन आपको होना चाहिए। अब आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ऑन सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कमेंट ऑन थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, क्रिटिकली इवेलुएट सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी या क्रिटिकली इवेलुएट थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इतना तो तुम लिख सकते हो अभी भी, बाकी तो मैं डिटेल लिखवाऊंगा। तो अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो फिर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर देना चाहिए, है ना। और सिद्धार्थ टेक का जो ऐप है वो डाउनलोड करके और आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। बहुत सस्ता कोर्स है, अभी 499 में मिल रहा है। तो बाद में कॉस्ट भी बढ़ा दे कंपनी तो मैं तो फिर क्या कर पाऊंगा, मैं टीचिंग करा रहा हूं। तो जितना जल्दी हो सके कोर्स परचेज भी कर लेना चाहिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल अब लिखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या बात की, औद्योगिक नीति क्या होती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन मेड फॉर टाइम टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. Industrial policies present the plan of industrial development in the country. Industrial policy provides speed and direction to industrial development in India. तो मैंने आपको बताया था कि भाई औद्योगिक नीतियां हम क्यों बनाते हैं। तो औद्योगिक विकास की कार्य योजना ये प्रस्तुत करती है, और साथ ही साथ औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास को गति और दिशा भी प्रदान करती है। इसलिए हम बनाते हैं। हमने कितनी बना लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1948, 56 और 1991 में। फिर मैंने इनका आपको इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन समझाया। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को जारी की गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। इंडिया वाज अडॉप्ट मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। देयर वर 4 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट 3 उद्योग, सेकंड में 6, तीसरी में 18, से सभी चौथी में। फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में जारी की गई। इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा गया, और मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बट प्रो सोशलिस्ट अप्रोच। औद्योगिक नीतियों का मेग्ना कार्टा या भारत का आर्थिक संविधान के नाम से इसको जानते हैं। इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में 17 उद्योग सरकार की मोनोपोली, सेकंड श्रेणी में 12 उद्योग सरकार पहल करेगी प्राइवेट के साथ, चाहे तो पीपीपी मॉडल पे काम कर सकती है, जेबी जॉइंट वेंचर। थर्ड कैटेगरी ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन दिस। प्राइवेट काम करेगा बट लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज, इन सब की प्रणाली शुरू कर दी गई। थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस किया। तो दिस पॉलिसी वाज इश्यूड ऑन 24 जुलाई 1991। और इसको मॉडल का नाम क्या है, तो राव मनमोहन मॉडल। इसमें भी मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बट प्रो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट। उद्योगों को इसमें 3 भागों में बांटा। प्रथम श्रेणी में 3 उद्योग थे, सरकार की मोनोपोली। द्वितीय श्रेणी में 5 उद्योग थे, इसके लिए लाइसेंस चाहिए। और तृतीय श्रेणी में शेष सभी उद्योग थे जिसके ऊपर कोई भी काम करे, कोई लाइसेंस, कोटा, परमिट आदि नहीं चाहिए। मतलब लाइसेंस, कोटा, परमिट तथा इंस्पेक्टर राज प्रणाली को समाप्त किया और एलपीसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को
हमने प्रमोट किया। उसके बाद में मैंने कहा कि डिटेल हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो प्रथम औद्योगिक नीति 1948, ये भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किसने जारी की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को। तो इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इश्यूड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन 6 अप्रैल 1948. It was determined from this policy that the model of mixed economy would be adopted in India, in which both the public and private sector would participate. इस औद्योगिक नीति से यह निर्धारित हुआ कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया जाएगा, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होगी। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। तो इन दिस पॉलिसी इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। याद है ना सभी के? प्रथम श्रेणी कितने उद्योग थे? इसमें 3 उद्योगों को रखा गया। 3 इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन दिस। कितने उद्योग रखे गए? 3, जिन पर सरकार का एकाधिकार था, सरकार का मोनोपोली हुआ करता था। तो 3 इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन दिस व्हिच वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. These were industries of strategic importance such as defense equipment and ammunition, nuclear energy and railway. तो प्रथम श्रेणी के अंदर 3 उद्योग थे जिन पर सरकार का एकाधिकार था। ये सामरिक महत्व के उद्योग थे, जैसे अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। फिर सेकंड कैटेगरी, इसमें 6 उद्योग थे। इन दिस 6 इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक सेक्टर वर केप्ट. No fresh private investment was allowed in this because fresh investment can be made only by the government, but the already running private industries were allowed to operate. If the government wanted, it could nationalize them after 10 years. तो मैंने आपको बताया था कि भाई टोटल 6 उद्योग हैं, इसमें पुराना प्राइवेट कंपनी है, चलता रहेगा, नया निवेश का अलाउ नहीं है। सरकार चाहे तो 10 साल में तुम्हारा कंपनी को राष्ट्रीयकरण करके सरकारी बना सकती है, ठीक है। नया निवेश केवल सरकारी करेगी, जैसे कोयला है, लोहा इस्पात है, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस के यंत्र और उपकरणों का निर्माण, ठीक है। ये था सेकंड कैटेगरी। फिर थर्ड कैटेगरी जो है, इसमें 18 इंडस्ट्रीज थे। 18 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन दिस. दीज वर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर बट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक मशीन टूल, सुगर, पेपर, सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल, केमिकल एटसेट्रा। पूरा याद करने का जरूरी नहीं, 18 पूछा नहीं जाएगा, इतना 2-4 बहुत है। तो ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित थे, लेकिन सरकार के द्वारा क्या था? नियंत्रण था, लाइसेंस से। आपको क्या लेना होगा? लाइसेंस। मशीन टूल बनाओ, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन आदि के लिए। क्लियर हुआ क्या सभी के? फिर चौथी कैटेगरी जो है, फोर्थ कैटेगरी में, तो शेष सभी उद्योगों को इसमें रखा गया। ये उद्योग निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खुला था, अर्थात इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था या नाम मात्र का नियंत्रण था। सामान्यतः ये कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड इंडस्ट्री थे, इसलिए निजी क्षेत्र अपनी इच्छा अनुसार इनमें उत्पादन करते थे। तो दिस कैटेगरी वाज ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, that is the government had no control over them. Generally these were industries related to consumer goods. The private sector used to produce them as per their wish. क्लियर हुआ ना सभी के? इतना। अब आंसर इट, 1 सेकेंड है, देखते उत्तर आना चाहिए। अब तो आना ही चाहिए भाई, इतना याद हो गया। तो आंसर क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में इंट्रोड्यूस की गई थी। याद हुआ सभी के? उसके बाद है दोस्तों सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। मॉडल क्या इसका? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल. इट इज ऑल्सो नॉन नेहरू महालनोबिस मॉडल. Under this policy, for the first time in the country, detailed guidelines were made for the industries, which were in themselves comprehensive reforms for the first time. इस नीति के तहत देश में पहली बार उद्योगों के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनाई गई, जो अपने आप में पहली बार विस्तृत सुधार थे। इसलिए इसे औद्योगिक नीतियों का मेग्ना कार्टा या भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है. That's why it is also known as Magna Carta of Industrial Policies or the Economic Constitution of India. तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया था. फिर इसमें किस चीजों पर बल दिया गया? तो डेवलपमेंट ऑफ हेवी
एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें कहा कि भाई हेवी इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। हेवी इंडस्ट्री मतलब एक एक राज्य में मान लो एक एक भी खोल दे तो वहां बाकी क्षेत्रों में भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। मशीनें चाहिए हमें तो मशीन निर्माण वाले उद्योग लगाएंगे। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया, यानी प्राइवेट की जगह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्रमोट किया। राष्ट्रीयकरण कर करके सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। सहकारी क्षेत्र की स्थापना की गई और निजी क्षेत्र में स्वामित्व और प्रबंधन के प्रसार को प्रोत्साहित दिया गया कि भाई निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। तो ओनरशिप और इसमें प्रसार होना चाहिए ताकि सब लोग उद्योगपति बने ऐसा। और इस नीति में रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए कुटीर और लघु उद्योगों के विकास पर भी काफी बल दिया गया। ठीक है, इसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर ही दिया आपसे। तो ये 3 श्रेणी पहली जो थी इसमें कुल 17 उद्योग थे जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में थे। There were a total of 17 industries which were completely under the control of the government. Mainly these were industries related to security, mining, research, infrastructure, nuclear energy, which were monopolized by the government. तो सरकार अगर कंपनी चलाएगी तो क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, या तो पीएससी बोलेंगे या बोलेंगे पीएसयूज। ठीक है, तो इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम से जाना जाता है, सरकारी कंपनियां। उसके बाद दूसरी श्रेणी थी, इसमें 12 उद्योग थे। ये ऐसे उद्योग थे जिन पर पहल सरकार करेगी, मतलब शुरुआत तो गवर्नमेंट करेगी, जरूरत हुआ तो निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित होगा, मतलब जॉइंट वेंचर चला लेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, किंतु निजी निवेश को लाइसेंस, कोटा, परमिट, इंस्पेक्टर राज के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। जैसे दवा, रसायन, उर्वरक जैसी जो क्षेत्र हैं उसमें ये उद्योग चलाए गए। 12 क्षेत्र इसमें रखे गए। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है, तो इसका आंसर दो जरा। भारत के औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विकास औद्योगिक नीति में प्रस्ताव किया गया था। ज्वाइंट वेंचर कब आया था, तो 1956 की औद्योगिक नीति में। ठीक है, फिर इसमें जो तीसरी श्रेणी है, तो इंडस्ट्रीज ऑफ द थर्ड कैटेगरी, ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर दिस थर्ड कैटेगरी। से सभी उद्योगों को हमने किस में रखा, तीसरी श्रेणी के अंदर रखा। ठीक है, तो से सारे उद्योग इस श्रेणी में रखे। इसमें केवल निजी क्षेत्र काम करते थे किंतु सरकार के नियंत्रण में होते थे। नियंत्रण बोले तो लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज, इंस्पेक्टर राज, ये सब इसमें शुरू किया गया था। तो स्थापना हेतु सरकार से लाइसेंस व परमिट लेना होता था। इनमें कोटा निर्धारित किया गया था कि एक उद्योगपति अधिकतम कितने उद्योग लगा सकता है। उद्योगों में भी तुम्हें चयन करने की स्वतंत्रता नहीं थी। अगर तुम एमएसएमई वाले हो तो उधर नहीं, उधर बड़े उद्योग वाले तो इधर नहीं। फिर सरकारी इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण की शुरुआत की गई थी। क्यों किया ऐसा कोटा, लाइसेंस, परमिट? सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने हेतु कि संसाधनों पर एक व्यक्ति का कंट्रोल ना हो जाए, एक व्यक्ति का मालिकाना हक ना हो जाए। इसलिए दूध के जले हुए थे हम, तो छाछ भी भैया फूक दे दे के पी रहे थे। एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई व्यापार करने के लिए 200 साल तक गुलाम बना के गई ससुरे। तो इसलिए हम नहीं चाहते थे कि अब कोई और कंपनी इस तरह से हो जाए, इसलिए ये सब किया हुआ था। ठीक है, फिर दूसरी श्रेणी, तो अब ये तीसरी श्रेणी पूरा हो गया ना। दूसरी में 12, पहली में 17 और तीसरी में शेष। अब इसका मूल्यांकन, तो देखो शुरुआत में तो बहुत पॉजिटिव, अच्छा लगा। शुरुआत में तो इसके फायदे ही फायदे ज्यादा थे। ठीक है, तो प्रारंभिक काल में इस नीति के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश होने लगा सरकार का, जैसे रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखे गए। Positive effects of this policy were seen in the initial period. Investment started in various sectors, which also created employment opportunities. But negative effects of this policy were also seen in the long run, such as PSU become the only source for providing employment. रोजगार अब भाई प्राइवेट तो रहा ही नहीं, तुमने राष्ट्रीयकरण कर लिया 17, 12, बाकी में भी तुम लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज कर दिए, तो रोजगार कहाँ मिलेगा? सरकारी में कितना दे पाएगी सरकार? तो रोजगार प्रदान करने का एकमात्र स्रोत अब
प्राइवेट हो गया, सरकारी हो गया। प्राइवेट भी था पर बहुत लिमिटेड था, गला दबा दिया था ना हमने उसका, वो लिख मत देना ऐसा गला दबा दिया था, तो समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए, और पीएसयू में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, जिसके कारण इनकी दक्षता प्रभावित हुई। जैसे आज भी देखो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, तो हमारे जो टीचर होते थे वो हमें बोलते थे कि जो हमारे विधायक थे, मान लो उनका नाम है ए, तो वो क्या बोलते, ए को ही वोट दिलवाना। क्यों? टीचर्स का ट्रांसफर और ये विधायक करवाते हैं, तो जो उनका ट्रांसफर वही रखे वो उसके बोलेंगे, डॉक्टर हुए, टीचर हुए, एसडीएम वगैरह हुए। तो ऐसे ही इन कंपनियों में फिर मंत्रियों का बोलबाला होता था, जैसा वो चाहते थे वैसा ही होगा। तो जब तुम प्रोफेशनल होके काम नहीं करोगे तो आउटपुट भी तो बेकार ही आएगा। तो सारी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, और घाटा इतना ज्यादा होता था कि बजट से पूरा करना पड़ता था। तो बजट का जितना पैसा तो इनका घाटा दूर करने के लिए खर्च होगा, तो फिर इनका विस्तार कहाँ होगा, नया निवेश कहाँ करोगे। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत थी। तो अगली प्रॉब्लम सेम देखो क्या है। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन एंड हाई कॉस्ट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टार्टेड गोइंग इनटू लॉसेस। The deficit was made through the budgetary support, due to which investment could not made in the expansion of PSU. कि प्रतिस्पर्धा था नहीं भाई, प्रतिस्पर्धा तब होगा ना जब तुम्हारे सामने 10 प्राइवेट कंपनी हो या 10 और क्षेत्र हो। तुम तो एक क्षेत्र स्वास्थ्य, एसएमएस, एम्स, ठीक है, तो भाई 50 होता, अपोलो होता, फोर्टिस होता, मेट्रोमास होता, 50 और डॉक्टर के बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो फिर तुम्हें कंपटीशन मिलता। तुम तो थे ही एक ही, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा का अभाव और अधिक लागत के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनियां वो घाटे में जाने लगी, और घाटा बजट से पूरा होता था, जिससे जो पैसा था वो इसमें खर्च हो गया। तो फिर निवेश करके नई कंपनी कहां लगाओगे, ये एक चुनौती आई। और प्रतिस्पर्धा नहीं थी तो इनका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत घटिया था, जैसा है चुपचाप ले लो, और कुछ है ही नहीं ना, सब यहीं से मिल रहा है, प्राइवेट था नहीं। बस 17 क्षेत्र में केवल सरकार, 12 क्षेत्र में सरकार पहल करेगी, तो 29 का तो वही लेना पड़ेगा जो सरकारी कंपनी बनाएगी। तो इसलिए इसमें काफी चुनौती थी। कंज्यूमर्स को चॉइस नहीं था, राइट टू चॉइस था ही नहीं, क्योंकि चॉइस की जाएगी कब, जब विकल्प हो। तुम्हारी शादी और मम्मा पापा कहे चल इस लड़की से शादी कर ले या इस लड़के से शादी कर ले, और तुम्हें कहें यही बस, जैसा भी ये काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सुनता हो, दारू पीने वाला हो, मारने पीटने वाला, जैसा भी हो, करना इसी से, विकल्प ही नहीं, तो फिर चयन कहाँ हुआ। और वही तुम्हें कहें देख ये 50 फोटो है, पहले तो फोटो देख ले, फिर जिससे तू पसंद करे जाके मिल ले, उसके बाद तुझे उसके लक्षण ठीक लगे तो शादी कर ले, वरना 50 और पड़े हैं। ये है चॉइस का अधिकार। तो मेंटोस जिंदगी नहीं थी, मतलब आम जिंदगी थी। बात समझ में आया ना सभी के। तो निजी निवेश बहुत सीमित था, इसके कारण औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो सका, क्योंकि फर्स्ट में गवर्नमेंट, सेकंड में गवर्नमेंट, थर्ड में प्राइवेट, बट कंट्रोल्ड बाय लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज। तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट था, इसलिए निजी क्षेत्र सीमित था। तो फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बहुत कम थी हमारी। जीडीपी का ग्रोथ रेट बाबा 3.5% था पहले 3 दशक में, जिसको ही तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वाज पुअर ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज लिमिटेड, ड्यू टू विच द इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट डेवलप। उसके बाद में करप्शन इंक्रीज ड्यू टू लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज, इंस्पेक्टर राज। अगर मान लो कोई इंस्पेक्टर तुम्हारी कंपनी में आ जाता था, आएगा टुकुर टुकुर देखे, और कैसे हो सेठ जी, बढ़िया, हाँ बढ़िया, उत्पाद तो बहुत अच्छा दिख रहा है, देखता हूं चेक करके, क्वालिटी में गड़बड़ लग रहा है मुझे। अब तुम बहुत अच्छा बना रहे हो, फिर भी वो बोले क्वालिटी गड़बड़ है जी, और सही है तो भी गड़बड़ बताएगा, तो तुम उसको दे दो थोड़ा। फिर देखो खराब है तो भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से कोटा का वायलेशन कर दिया, पैसा खिला दो, लाइसेंस नहीं दे रहा, पैसा दे दो। तो ये सब होता था, और नहीं दोगे तो रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, यानी जानबूझकर प्रशासनिक अधिकारी तुम्हारी अनुमति देने में, एनओसी देने में डिले करते थे, अप्रूवल देने में डिले करते, जानबूझकर, इंटेंशनली। तो इंटेंशनली डिले बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, ठीक है। तो ये बातें इस तरह से।
फिर निर्यात अत्यधिक कम था, क्योंकि बेचने के लिए पुदीना नहीं था। हमारा देश इतना ही बनाता था जितना देशवासियों के लिए चाहिए। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध था। अगर विदेशी कंपनी आती तो घरेलू कंपनियां डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा किया हुआ था। इससे विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था। अभी विदेशी मुद्रा भंडार क्या है अभी बात कर रहा हूं, और भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था की भांति थी। देखो, फॉरेन करेंसी रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड रिजर्व, गोल्ड रिजर्व ऑफ आरबीआई। तो भारत का जो गोल्ड रिजर्व है, जैसे बहनें गले में पहनती है, कान में पहनती है, नाक में पहनती है, वो वाला गोल्ड नहीं, या जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जो सोने की परत या ऐसे चढ़ाते, वो गोल्ड नहीं है, या जो घरों में पड़ा वो भी गोल्ड नहीं, आरबीआई का गोल्ड रिजर्व, सरकार वाला। फिर एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट्स, इसमें होता है डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानी येन, ऐसी हार्ड विदेशी करेंसी रखते हैं हम विदेशों से सामान खरीदने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट्स। फिर एक पढ़ोगे तुम आईएमएफ, क्या पढ़ोगे, आईएमएफ। उसकी एक वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा होती है। मुद्रा मतलब होता है नोट, कॉइन, जिससे लेन देन किया जा सके। लेकिन ये ना तो नोट है ना ही कॉइन है, ना तो नोट है, कागजी मुद्रा भी नहीं है एसडीआर, ना ही सिक्का है, लेकिन इसमें लेन देन हो सकता है, एक देश से दूसरे देश में कुछ खरीद सकते हो। इसलिए इसको आम बोलचाल में हम क्या बोल देते हैं, मुद्रा बोलते हैं आईएमएफ की, जबकि है नहीं, ये यूनिट ऑफ प्लेस है, एक तरह से यूनिट ऑफ रिकॉर्ड है, लिखा पढ़ी में यूज की जाती है। ठीक है, मतलब आईएमएफ में जब तुम डॉलर जमा कराओगे तो वहां ऐसा $100 जमा कराए तो लिखा जाएगा भाई 75 एसडीआर जमा करवाया, वहां ये नहीं लिखा जाएगा $100 जमा कराया, चूंकि उसका लिखा पढ़ी का यूनिट एसडीआर है। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार 1970 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेन देन हो सकता है। आईएमएफ की मुद्रा होती है ये, यद्यपि ना नोट है ना सिक्का है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेन देन में प्रयुक्त होती है, इसलिए इसको नोट बोल देते हैं। ये डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानी येन और चाइनीज रेन मिनबी का ज्वाइंट बास्केट के भारांश से डेवलप हुआ है। ठीक है, पहले केवल ये था, फिर ये हुआ, और 2016 में रेन मिनबी जो है उसको भी शामिल कर लिया। ठीक है, तो जितना हमारे पास एसडीआर है वो भी हमारा फॉरेक्स है। और चौथा, ये जो आईएमएफ होता है ना, अभी इतना समझ लो, कोई संस्था है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें जब तुम सदस्य बनते हो, मेंबर कंट्री बनते हो, तो तुम्हें एक रिजर्व ट्रांच है तुम्हारा, मतलब पैसा जमा कराना होता है तुम्हें। ठीक है, क्या पैसा जमा कराना होता है। तो इस आईएमएफ का जो रिजर्व ट्रांच है, क्या, रिजर्व ट्रांच, रिजर्व ट्रांच बोले तो जितना पैसा तुमने यहां जमा कराया है वो तो तुम्हारा अपना पैसा है ना, इन चारों का टोटल कर दो, इन चारों का योग, ये है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। क्या है, इसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तब तुम्हारे देश में डॉलर फॉलर आएगी, बेचोगे तब आएगी, या तुम्हारे देश में विदेशी निवेश आए तो आएगा। तो तुम ना तो बेचते थे ना निवेश की अनुमति थी, चंदा जितना आ रहा है उससे मिल जाता था। तो इसलिए हमारा ये जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बहुत कम था, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं था, इसलिए हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे। ये पढ़ाया हुआ है, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी दूसरी तीसरी क्लास में है, तो वो तुम अब ये नहीं कहो सर ये क्या होता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना इंपोर्ट करे ना एक्सपोर्ट करे उसको क्लोज्ड कहते हैं। ठीक, और ओपन इसके अपोजिट है। फिर सरकार बहुत ज्यादा वेलफेयर स्कीम चलाती थी, इससे घाटे में बहुत रहती थी सरकार, बजटीय घाटा होता था, नोट छपवाती थी आरबीआई से, छापो छापो छापो, हिनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, नोट छपवा के कल्याणकारी योजनाएं चलाती थी। तो मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा थी, महंगाई बहुत ज्यादा रहती थी। ठीक है, फिर
इन सब के कारण ये पॉलिसी ही फेल हो गई और 90 के दशक तक आते आते फिर जब हमारा देश दिवालिया होने के कगार पे आया तो हमें नई औद्योगिक नीति जारी करनी पड़ी, जो कि हमने 24 जुलाई 1991 को इंट्रोड्यूस किया। इतना समझ में आया क्या सभी के? तो फटाफट इसका आंसर दो। अच्छा, ये भी थोड़ा सा समझ लो, ये क्या है। ठीक है, देखो, ये मान लो अगर छत्तीसगढ़ है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। ऐसे लिखना मत, ये मैंने लिख दिया है, मेरा तो चलता पर एग्जाम में मत लिख देना। ये छत्तीसगढ़ है, माना ये छत्तीसगढ़ है, तो बताओ ये कौन सा होगा? झारखंड। व ये क्या होगा? झारखंड। और ये फिर कौन सा होगा? ओडिशा। और दुर्गा पूजा बताओ सबसे ज्यादा कहां पे होती है भारत में? तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये चार राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। इस छत्तीसगढ़ में एक स्टील प्लांट है। क्या है? स्टील प्लांट। वो है भिलाई में। कहां पे है? भिलाई में। तो नाम क्या पड़ा? भिलाई स्टील प्लांट। इसमें भी एक स्टील प्लांट है। कहां? बोकारो में। तो नाम क्या पड़ा? बोकारो स्टील प्लांट। इस ओडिशा में भी एक स्टील प्लांट है। कहां? राउरकेला में। तो नाम क्या पड़ा? राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट। और यहां पे मैंने कहा क्या होता है? दुर्गा पूजा, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, यूएसएसआर के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से। कब हुई थी? 1955 में। तो 1955 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पंचवर्षीय योजना उस समय कौन सी थी भाई बताओ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 में यूएसएसआर के सहयोग से पहली पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान, और 1 अप्रैल 1961 से 1966 के 31 मार्च तक थर्ड 5 ईयर प्लान। फिर 3 साल का योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे। ठीक है, फिर 1969 1 अप्रैल से 1974 31 मार्च तक फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये ऐसे चल रहा है। अब इस ओडिशा में भी 1959 में एक स्टील प्लांट खुला था जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी। इसमें भी 1959 में ही एक प्लांट खुला था यूके के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूके के सहयोग से। और यहां खुला था जर्मनी। लेकिन दोनों ही कब खुले थे? 1959 में। फिर इसके बगल में एक है एमपी, मतलब सही बना लेना, ये तो ऐसे ही लिख दिया है। यहां खुला था एक भेल इलेक्ट्रॉनिक प्लांट। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक प्लांट जो कंपनी है भेल, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट 1955 या 50 ऐसे है। इसका टाइम थोड़ा तुम लोग देखना, तो ये अभी मैं हटा रहा हूं टाइम वाला। ये यूके के सहयोग से खुला था। ये भारत के प्रसिद्ध उद्योग हैं, प्रसिद्ध उद्योग। तो भोपाल में भेल का जो स्टील ये इलेक्ट्रॉनिक प्लांट खुला वो यूके के सहयोग से। छत्तीसगढ़ में भेल स्टील प्लांट खुला। ये सेल, ये जो स्टील प्लांट है ये सब किसके हैं? सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं। और ये किसका है? तो ये भेल का है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, भोपाल के अंदर है। ये कहां पे है? भोपाल। ठीक है, भेल इलेक्ट्रॉनिक प्लांट तो कहां पे खुला? भोपाल में। ठीक है, कहां पे? भोपाल। ठीक, भोपाल एमपी। तो याद रह जाएगा ना। बोकारो स्टील प्लांट ये कब खुला था? 1964 में।
और ये किसके सहयोग से? यूएसएसआर के सहयोग से। तो अब देखो याद करो, छत्तीसगढ़ में कौन सा है? भिलाई स्टील प्लांट। कब खुला? 1955 में। किसके सहयोग से? यूएसएसआर। झारखंड में क्या है? बोकारो स्टील प्लांट। कब खुला? थर्ड 5 ईयर प्लान 1964। किसके सहयोग से खुला? तो ये यूएसएसआर के सहयोग से। फिर तुम्हें दिख रहा है, इधर जाओगे तो ओडिशा, इसमें खुला राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से 1959 में, और दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में 1959 में यूके के सहयोग से। याद हो गया क्या? तो हो गया तो बढ़िया बात है, याद कर लेना। आंसर इसका दो फटाफट। 10 सेकेंड आपके पास सोचने के लिए। सोच लिया? तो देखो जरा, ये कह रहा है इधर तो स्टील प्लांट है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, और इधर सहयोगी देश है। राउरकेला कहां खुला था? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में। भिलाई कहां खुला था? झारखंड में। किसके सहयोग से? यूएसएसआर 1955 में। दुर्गापुर कहां खुला था? यूके। बोकारो यूएसएसआर। यूएसए तो ससुरा पिक्चर में ही नहीं था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आंसर डी है इसका। तो देखना ही क्या फिर आगे। इसका आंसर दो। 30 सेकेंड आपके पास। क्या क्या जवानों, थक गए? अरे सर आज लंबी क्लास हो गई है। ऑफलाइन वाले बच्चों को 3 3 घंटे लगातार पढ़ा रहा हूं अभी, वो तो नहीं थकते हैं। और तुम्हें तो हंसा हंसा के पढ़ा रहा हूं मैं। तो चलो, थक गए तो सर्वसम्मति से फैसला थोड़ा और पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर छुट्टी। तो कह रहा है सूची एक और सूची दो को सुमिलित कीजिए, कूट एक से सही उत्तर चुनना है। तो भिलाई कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो झारखंड में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। राउरकेला उड़ीसा में। तो ऐसे मैच कर लो। एक में क्या होना चाहिए? ए। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, बोकारो झारखंड में है, तो दो में दो होना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब एक और बी में कोई सही होगा, तो सी में 4 होना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? ये सही है। ठीक है। फिर डी के अंदर 3 होना चाहिए। तो मान लो कुछ भी नहीं आ रहा तुम्हें, तो तुम ये देखो कि भाई इस डी के अंदर 3 होना चाहिए, तो ये केवल यहां पे ही है। तो इस तरीके से ये तुम्हारे याद होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया पूरा कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेकंड है, ये क्या है, और इसका डिटेल देखा, और थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है। कल तीसरी औद्योगिक नीति को डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। खुश रहिए, आराम से मस्ती से पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। बरसात है, ध्यान भी रखना है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है। इस बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में, ये वाला जो भोपाल स्थित इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है, कहाँ का? भेल कंपनी का, वो किस देश के सहयोग से था? तो यूके के सहयोग से है। अक्सर पूछता रहता है इनसे, है ना। तो ये इस तरह से आपका आज की क्लास यही मैं पूरा करता हूँ। फिर कल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मजे करो, खुश रहिए। थैंक यू।